गांव में हीरा और मोती नाम के दो भाई रहते थे। हीरा स्वभाव में बहुत ही ईमानदार आदमी था, वहीं मोती थोड़ा आलसी और कामचोर आदमी था। एक दिन दोनों भाई जंगल जा रहे थे लकड़ियां लाने के लिए। तभी रास्ते में वह देखते हैं कि एक चील घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। पानी, पानी, पानी। ये क्या? हमारे सामने चिल घायल पड़ा हुआ है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ भैया, वह पानी पानी बोल रहा है, लगता है उसे प्यास लगी है। आप उस चिल के पास जाइए, मैं उस चिल के लिए पानी लेकर आता हूँ। और फिर हीरा चिल के पास आता है और मोती चिल के लिए पानी लेने जाता है। तभी हीरा चिल से कहता है, तुम परेशान मत हो चिल, हम आ गए हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम अभी तुम्हें पानी पिलाएंगे और फिर देखना तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगे। और फिर मोती पानी लेकर आ जाता है और उस चिल को पानी पिला देता है। पानी पीते ही वह चिल ठीक हो जाता है और वहाँ से उड़कर चला जाता है। तभी मोती हीरा से कहता है, भैया अब घर चलो, बहुत देर हो गई है। घर पर भाभी इंतजार कर रही होगी, अब हमें घर वापस चले जाना चाहिए। हाँ मोती, तुम सही कह रहे हो, वो चिल ठीक हो गया और यहाँ से चला भी गया। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी वजह से किसी की जान बच गई। चलो अब हम घर वापस चलते हैं। और फिर हीरा और मोती वहाँ से चले जाते हैं और अपने घर वापस आते हैं। हीरा की पत्नी रानी और मोती की पत्नी मीना दोनों ही अपने अपने घर के बाहर हीरा और मोती का आने का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर हीरा और मोती आते हैं। आप दोनों को घर आने में इतना समय क्यों लग गया? हम कितने देर से आप दोनों का घर आने का इंतजार कर रहे थे। रानी तुम्हें क्या बताऊं, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम दोनों भाई जब जंगल जा रहे थे तभी रास्ते में हमें एक घायल चिल मिला। उस चिल को बहुत पानी प्यास लगी थी। हम दोनों भाई ने उस चिल को पानी पिलाया और वह चिल ठीक हो गया और वह से चला गया। हम दोनों भाइयों की वजह से एक पक्षी की जान बच गई। ये देखकर मैं आज बहुत खुश हूँ। यहाँ देखिए, हमारे पेड़ में एक चिल बैठा हुआ है। अरे ये तो वही चिल है जो हमें जंगल में मिला था और हमने इसे पानी पिलाया था। ये हमारे घर आया है, लगता है इसे भूख लगी है। एक काम करो मीना, इस चिल को कुछ दाने दे दो, चिल खाएगा, इसे भूख लगी है। तभी हमारे पीछे पीछे ये चिल हमारे घर तक आ गया। मीना उस चिल को खाने के लिए दे देती है और फिर हीरा और मोती अपने घर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह हीरा और मोती देखते हैं कि वो चिल वहाँ से नहीं जाता है। ये देखकर हीरा और मोती दोनों चौंक जाते हैं और वो चिल से कहते हैं, चिल तुम अभी तक यहाँ से नहीं गए हो, इसके पीछे क्या कारण है? क्या तुम्हें हमसे कुछ चाहिए? हाँ चिल, अगर तुम्हें हमसे कुछ चाहिए तो तुम हमें बोल सकते हो। जब तक तुम हमें बताओगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा? मैं यहाँ तुम दोनों से कुछ लेने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम दोनों को कुछ देने आया हूँ। तुम हमें क्या देने आए हो? तुम दोनों मेरे साथ आओ, तभी तुम दोनों को समझ में आएगा कि मैं तुम दोनों को क्या कहना चाह रहा हूँ। और अपने साथ तुम दोनों कुदाल भी ले लो, क्योंकि तुम्हें कुदाल की जरूरत पड़ेगी। और फिर दोनों भाई कुदाल लेकर चिल के पीछे पीछे जाने लगते हैं। धीरे धीरे जंगल के बहुत अंदर चले जाते हैं और फिर चिल एक पेड़ में जाकर बैठ जाता है और दोनों भाइयों से कहता है, तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ, अब तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चिल तुम हमें जंगल की इतना अंदर लेकर क्यों आए हो और हम कुदाल लेकर यहाँ क्या करें? अभी तुम दोनों को सब पता चल जाएगा। तुम दोनों जिस जगह पर खड़े हो वहां पर कुदाल से खोदना शुरू कर दो, तुम्हें आगे सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन हम ऐसा क्यों करें और ऐसा करने से हमें मिलेगा क्या? मोती, जब हम इतनी दूर आ गए हैं तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसा चिल ने हमें करने को कहा है हम वैसा ही करेंगे, तभी हमें पता चलेगा यहाँ का रहस्य क्या है। और फिर दोनों भाई उस जगह पर खुदाई शुरू कर देते हैं और वह बहुत अंदर तक गड्ढा कर देते हैं। तभी दोनों भाई देखकर चौंक जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बक्सा होता है। उसे बक्से को देखकर दोनों भाई चौंक जाते हैं। तभी वह चिल दोनों भाई से कहता है, हीरा और मोती, ये मेरे मालिक की संपत्ति है। मेरे मालिक बहुत साफ दिल के इंसान थे। मेरे मालिक के पास धन की कमी नहीं थी, फिर भी मेरे मालिक को अमीर होने का घमंड बिल्कुल भी नहीं था। मेरे मालिक को किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी मेरे मालिक खुद ही जंगल से सूखी लकड़ी लाते थे और खुद मिट्टी के मटके बनाते थे और अपना भोजन भी खुद बनाते थे। जब वह आखिरी सांस ले रहे थे तभी मालिक ने मुझसे कहा था कि उन्हें अपनी जिंदगी में जो भी संपत्ति मिली है वह गरीबों में बांटना चाहते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाते हैं। और जाने से पहले वह मुझसे कहते हैं कि सही समय आने पर
मैं ऐसे लोगों को इस जगह के बारे में बताऊं जो लालच नहीं करते हैं और गरीबों में ये धन बांट दे। तुम दोनों को देखकर मुझे ऐसा ही लगा कि तुम दोनों बहुत ही साफ दिल के इंसान हो और तुम दोनों के मन में लालच नहीं है, इसलिए मैं यह धन तुम दोनों को बता रहा हूँ। अब तुम दोनों का काम है कि इस धन को गरीबों में बांट दो। मेरा काम यहीं पर खत्म होता है। अब तुम दोनों का काम है, तुम दोनों अपना काम कर लेना, मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना बोलकर चिल वहाँ से चला जाता है और फिर दोनों भाई बराबर बराबर हिस्सों में उस सोने चांदी को बांटते हैं। तभी हीरा अपने छोटे भाई मोती से कहता है, मोती, हम दोनों ने बराबर बराबर हिस्सों में सोने और चांदी को बांट लिया है। अब तुम अपने हिस्से के सोने चांदी को गरीबों में बांट देना और मैं अपने हिस्से की सोने चांदी को गरीबों में बांट दूंगा। तो फिर चलो अभी से ही शुरुआत करते हैं। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों भाइयों ने मिलकर इतनी मेहनत से इस खजाने को निकला है और तब जाकर हमें ये सोने और चांदी मिले हैं। इसे मैं गरीबों में बांटकर अपनी मेहनत बर्बाद नहीं करूंगा। भैया, मैं अपने हिस्से का ये सारा खजाना अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा और देखिएगा, मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो मोती? हमें ये सोने और चांदी उस चिल की वजह से मिला है और उस चिल ने हमें अपना कारण बता दिया है। उसने हमें इस संपत्ति के बारे में बताया है ताकि हम उसके मालिक की इच्छा पूरी कर सके। इसलिए मैं ये सोने और चांदी नहीं रखूंगा बल्कि गरीबों में बांट दूंगा। यही मेरा फर्ज है। भैया, वो आपकी मर्जी है, आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन मैं ये सोने और चांदी गरीबों में नहीं बांटूंगा। इससे अमीर बनूंगा और मैं इसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने दूंगा। इतना बोलकर मोती और हीरा दोनों ही अपने हिस्से से सोने और चांदी लेकर वहाँ से चले जाते हैं और अपने घर वापस आते हैं। वही हीरा सारे सोने और चांदी को गरीबों में बांट देता है। दूसरी तरफ मोती अपने सारे सोने को चांदी को बेचकर अपने रहने के लिए एक बहुत बड़ा घर बना लेता है और सोने और चांदी पहनकर घूमने लगता है। एक दिन चिल एक बार फिर हीरा और मोती के घर आता है, जहाँ चिल देखता है कि हीरा का घर पहले जैसा ही है। वही मोती का घर बहुत बड़ा घर बन गया है। तभी हीरा बाहर आता है और वह चिल को देख लेता है। तभी हीरा चिल से कहता है, क्या हुआ चिल, तुम यहाँ कब आए? तुम्हें हमसे कोई काम है क्या? हाँ, मैं यहाँ तुम दोनों से पूछने आया हूँ कि तुम दोनों ने मेरे मालिक के संपत्ति को गरीबों में दान किया या नहीं। मुझे तो देखकर लग रहा है कि मोती ने मेरे मालिक के संपत्ति से अपना घर बना लिया है। क्या यह बात सच है? हाँ चिल, ये बात सच है। मोती ने तुम्हारे मालिक के सारे संपत्ति से अपने शौक पूरे कर लिए हैं। मोती ने 1 रुपया भी गरीबों में नहीं बांटा है, लेकिन मैंने सारे संपत्ति को गरीबों में बांट दिया और सारा सोना गरीबों में दान कर दिया। ये मोती ने ठीक नहीं किया। मैंने विश्वास के साथ अपने मालिक की संपत्ति को सौंपा था और उसने मुझे धोखा दिया है। जाने से पहले मेरे मालिक मुझे बोलकर गए थे कि ये इंसान बहुत ही लालची होते हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने मुझे ये जादुई माला दिया था और कहा था कि भविष्य में कभी किसी ने भी मेरे संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया तो इस माला को उस जगह पर रख देना, वो सारे के सारे संपत्ति गायब हो जाएंगे। और इस मोती ने यही किया है। मैं इसके सारे शौक को खत्म कर दूंगा। इसने मेरे मालिक के संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए यह जादुई मोती का माला मैं मोती के घर में रख दूंगा। फिर इसने अपने जितने भी शौक पूरे किए हैं वह सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। और फिर चिल उस जादुई माला को मोती के घर के ऊपर रख देता है। ऐसा करते ही मोती का वह घर गायब हो जाता है और पहले जो घर रहता है वही घर आ जाता है। ये सब देखकर मोती बहुत ही रोने लगता है। रानी, ये तो बारिश का मौसम है, लेकिन पता नहीं क्यों बारिश नहीं हो रही है। समय पर बारिश नहीं होने की वजह से हम किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे लगाए हुए फसल नष्ट हो रहे हैं। इतनी तेज गर्मी है कि तालाब से भी धीरे धीरे पानी सूख रहे हैं। अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो हमारे लगाए हुए सारे फसल नष्ट हो जाएंगे। हमें पानी पीने को भी नहीं मिलेगा। इतनी तेज गर्मी होने की वजह से सारे तालाब से, नदी से पानी सूख रहे हैं और अगर सही समय पर बारिश नहीं हुई तो पानी की बहुत किल्लत हो जाएगी। आप सही कह रहे हैं। घर में तो एक बूंद पानी भी नहीं है। हमें पानी लाना होगा, लेकिन हम पानी कहाँ से लाएंगे? रानी, गांव के पास ही एक तालाब है जहां अभी भी पानी है। चलो हम वहीं से पानी ले आते हैं। नहीं तो ज्यादा रात हो जाएगी तो हम पानी लाने के लिए नहीं जा पाएंगे। इसलिए अभी हमें पानी ले आना चाहिए।
इतना बोलकर रानी और रामू दोनों ही तालाब से पानी लाने के लिए निकल जाते हैं। जब रानी और रामू तालाब के पास पहुंचते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस तालाब से भी सारा पानी सूख जाता है। ये देखकर रामू बहुत चिंतित हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरे जो थोड़े बहुत उम्मीद थे वो भी खत्म हो गए। मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं इस तालाब से पानी लेकर जाऊं, लेकिन अब ये तालाब भी सूख गया है। अब हम पानी कहाँ से पिएंगे रानी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप परेशान मत होइए, हमारे तालाब का पानी गर्मी की वजह से नहीं सूखा है, बल्कि हमारे तालाब का पानी किसी ने चोरी कर लिया है। यहाँ आइए, ये देखिए, यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ है। इस पाइप के जरिए किसी ने हमारे तालाब के पानी को चोरी कर लिया। हाँ रानी, तुम सही कह रही हो, किसी ने हमारे तालाब की पानी को चोरी कर लिया है, लेकिन हमें ये पता करना होगा कि ये किसने किया है। इस पाइप के जरिए हम ये पता लगा लेंगे कि कौन है जिसने हमारे तालाब के पूरे पानी को अपने खेत में डाल लिया। रामू और रानी जब आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि उनके तालाब का पानी कोई और नहीं बल्कि उसी गांव के मुखिया ने चोरी किया है, और वो तालाब के सारे पानी को अपने खेत में डाल लिया है। रामू, तुम बुरा मत मानना, लेकिन मैं क्या करूं? इतनी तेज गर्मी में मेरे लगाए हुए सारी फसल नष्ट हो जाते, जिससे मुझे भारी नुकसान हो जाता। इसलिए मैंने तुम्हारे तालाब से पानी ले लिया और अपने खेत में डाल दिया। लेकिन मुखिया जी, ये आपने ठीक नहीं किया। आपने मुझसे बिना पूछे मेरे तालाब का पानी ले लिया। आपको पता भी है कि मेरी फसल नष्ट हो रहे हैं, लेकिन मैंने अपने फसल को बचाने के लिए तालाब का पानी इस्तेमाल नहीं किया। अब मेरे पास एक बूंद पानी नहीं है, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? बताइए आप। रामू, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी फसल बहुत ज्यादा थी, और अगर वो नष्ट हो जाते तो मुझे भारी नुकसान हो जाता। तुम्हारे कितने ज्यादा फसल थे? ज्यादा से ज्यादा 1000 के होंगे, नहीं तो 2000 के होंगे, लेकिन मेरे बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैंने तुम्हारे तालाब का पानी ले लिया। और हाँ, अगर मैंने तुम्हारे तालाब का पानी लिया है तो उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। बस अब मुझे और बहस नहीं करनी है। इतना बोलकर गांव का मुखिया रामू को पैसे दे देता है और वहां से चला जाता है। ये देखकर रामू और रानी हैरान रह जाते हैं और वो अपने घर आ जाते हैं। तभी रानी रामू से कहती है, मुखिया जी ने हमारे साथ ठीक नहीं किया। उन्हें कोई हक नहीं है कि वो हमारी चीजों को हमसे बिना पूछे इस्तेमाल करे और बदले में हमें पैसे थमा दे। आपको नहीं लगता कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया? मैं अच्छी तरह जानता हूँ रानी कि मुखिया जी ने हमारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं क्या करूँ? वो गांव के मुखिया हैं और उनके पास बहुत सारा धन है। वो हम गांव वालों से बहुत ज्यादा अधिक अमीर है। उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, और अगर किसी ने उनके खिलाफ आवाज उठाई तो वो उन्हें गांव से बाहर निकलवा देते हैं। इसलिए मुखिया जी के खिलाफ कोई नहीं कहता है। सुबह हो जाती है। रामू और रानी देखते हैं कि उनके घर में एक बूंद पानी नहीं है। तभी रानी रामू से कहती है, आप परेशान मत होइए, मैं भी पास वाले गांव के कुएं से पानी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर रानी पास वाले गांव के कुएं से पानी लाने के लिए चली जाती है। रानी जब पानी लेकर वापस आ रही होती है तभी बारिश होने लगती है। बारिश आता देख रानी कहती है, इस गांव में कितना सुंदर बारिश हो रहा है, और हमारे गांव में बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, जिस वजह से हमारे सारे फसल नष्ट हो रहे हैं। इस गांव में कितने सुंदर फसल उग रहे हैं। इतना बोलकर रानी अपने गांव में आ जाती है। तभी वो रास्ते में एक बकरी को देखती है जो बेहोश गिरी हुई रहती है।
ये देखकर रानी हैरान हो जाती है और वो तुरंत उस बकरी के पास आती है और बकरी से कहती है, क्या हुआ बकरी, तुम इस तरह से रास्ते में क्यों लेटी हुई हो? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? हाँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर मुझे अभी पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। मुझे पानी पिला दो। तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर रानी तुरंत उस बकरी को पानी देती है। वो बकरी उस पानी को पीकर अपनी प्यास मिटा लेती है और रानी से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम तो एक साधारण बकरी हो, तुम मुझे क्या दे सकती हो? मैं एक साधारण बकरी नहीं हूँ, बल्कि एक मायावी बकरी हूँ। मेरी जान खतरे में थी। प्यास लगने की वजह से मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी और तुमने मुझे पानी देकर एक नया जीवन दिया है। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरे गांव में समय से बारिश नहीं हो रहा है, जिस वजह से गरीब किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे गांव में बारिश की व्यवस्था कर दो। ये मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। ये तो तुमने मुझे बहुत कठिन काम बता दिया। तुम्हारे गांव में तो एक भी बादल नहीं है जिससे कि मैं तुम्हारे गांव में बारिश करवा सकूं। इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। पास वाले गांव में अभी भी बारिश हो रही है। वहां पर आसमान में बहुत सारे काले बादल हैं। हम वहां से एक बहुत बड़ा वाला काला बादल अपने गांव में ले आते हैं, जिससे कि हमारे गांव में बारिश होने लगेगी। हाँ, ये करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इतना बोलकर वो बकरी एक सुंदर लड़की का रूप ले लेती है और अपने जादू से अपने हाथ में एक रस्सी ले आती है और उसे आसमान की ओर फेंक देती है। तभी वो रस्सी आसमान से एक काला बादल चोरी कर ले आता है। ये सब देखकर रानी हैरान हो जाती है और वो बकरी से कहती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम ये सब कुछ भी कर सकती हो। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे गांव में बारिश आने वाला है। आज से 2 दिन के लिए ये बादल तुम्हारा है। तुम इस रस्सी को पकड़कर इस बादल को कहीं पर भी ले जा सकती हो और वहाँ बारिश करवा सकती हो। सिर्फ 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद क्या हो जाएगा? 2 दिन से ज्यादा तुम इस बादल को पकड़कर नहीं रख सकती हो। ये बादल जगह जगह पर जाकर बारिश करेगा और इसके लिए तुम्हें इसे छोड़ना होगा। सिर्फ 2 दिन के लिए ही तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस बादल का 2 दिन के लिए ही इस्तेमाल करूंगी और हाँ, 2 दिन बाद तुम अपने इस रस्सी को ले जाना। इस तरह रानी उस बादल को लेकर नदी और नाले के पास जाती है और वहाँ बारिश करवाती है, जिससे कि नदी और नाले भर जाते हैं। उसके बाद रानी बादल को तालाब के पास भी ले जाती है और अपने खेत में भी ले जाती है। अपने गांव के सारे गरीब किसान के खेत में भी रानी वो बादल ले जाती है और सभी के खेत में बारिश करवा देती है। इतना ही नहीं, रानी गांव के मुखिया को सबक सिखाने के लिए उसके भी खेत में उस बादल को ले जाती है और खूब सारा बारिश करवा देती है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं और फिर रानी उस रस्सी को मायावी बकरी को दे देती है। गांव के लोग अपने खेत में पानी देकर बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव का मुखिया जब अपने खेत में पानी भरा हुआ देखता है तो वो बहुत चिंतित हो जाता है और रोने लगता है। ये देखकर गांव के कुछ लोग और रानी मुखिया के पास आते हैं। क्या हुआ मुखिया जी, आप इस तरह से रो क्यों रहे हैं?
क्या करूं रामू, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे तो सारे फसल बर्बाद हो गए। मेरे खेत में इतना सारा पानी भर गया। अब मैं क्या करूं? ये सब आपके कर्मों का फल है। आपने कभी भी गरीब किसानों के लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया, बल्कि उनसे हमेशा दुर्व्यवहार किया और उनके ही तालाब से पानी चोरी कर कर अपने खेत में डाला, बिना उनसे पूछे हुए। इसलिए भगवान ने आपको ये सजा दी है। एक गांव में एक अनाथ लड़की रहती थी। उस लड़के का नाम रानी था। रानी का कोई नहीं था। रानी अपना घर चलाने के लिए गांव में घर घर जाकर सब्जियां बेचने का काम करती थी। रानी रोज सुबह घर घर जाकर सब्जियां बेचती थी और शाम होते होते उसकी सारी सब्जियां बिक जाती थी और वो अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन रानी गांव में सब्जियां बेचने के लिए जाती हैं। ताजे ताजे सब्जियां ले लो। मेरी सब्जियां सबसे ज्यादा सस्ती होती हैं और अच्छी भी होती हैं। ताजे ताजे सब्जियां ले लो, सस्ती सस्ती सब्जियां ले लो। लेकिन उस दिन रानी से कोई भी सब्जियां नहीं खरीदता है और शाम हो जाती है। ये देखकर रानी उदास हो जाती है और एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर रोने लगती है। शाम हो गई और किसी ने मुझसे आज सब्जियां नहीं खरीदा। लगता है आज का दिन ही मेरा खराब था। आज किसी ने मुझसे सब्जियां नहीं खरीदा। आज मुझे भूखे ही पेट सोना पड़ेगा। इतना बोलकर रानी रोने लगती है। रानी को रोता देख एक परी वहां पर आ जाती है। वो परी बहुत अच्छी परी रहती है और वो हमेशा दूसरों की मदद करती है। रानी को रोता देख परी से रहा नहीं जाता है और वो परी रानी की मदद करने के लिए वहां आ जाती है। क्या हुआ रानी, तुम कौन हो और यहाँ पर इस तरह क्यों रो रही हो? अगर तुम किसी परेशानी में हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं इसी जंगल में रहती हूँ। मैं इस जंगल की परी रानी हूँ। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और हाँ, तुम्हें रोता देख मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। परी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज का मेरा दिन ही खराब है। मेरा कोई नहीं है। मैं अपना घर चलाने के लिए गांव में सब्जियां बेचने का काम करती हूँ, लेकिन सुबह से शाम हो गई। आज किसी ने मुझसे सब्जियां नहीं खरीदा। अब मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मुझे भूख लग रही है। मैं क्या खाऊंगी? तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे इतना समझ में आ गया है कि तुम बहुत बड़ी परेशानी में हो। रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। इतना बोलकर परी अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ समय बाद परी अपनी आंखें खोलती है और रानी से कहती है, रानी, मैंने देखा कि तुम्हारे घर के सामने ही एक कुआं है। मैंने उस कुएं को एक जादुई कुआं बना दिया है। मैंने उस कुएं के पानी को सोने का पानी बना दिया है। तुम उस कुएं का पानी को जिस चीज में डालोगी वो चीज सोने में बदल जाएगा। लेकिन हाँ, तुम एक दिन में एक ही बार तुम उस कुएं के पानी को किसी में डाल सकती हो, तभी वो सोना बनेगा। अगर तुमने उसे ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वो मिट्टी बन जाएगा। इतना बोलकर वो परी वहां से गायब हो जाती है। रानी भी अपनी सब्जियां लेकर अपने घर वापस आ जाती है और कुएं के पास जाकर कहती है, परी ने मुझसे कहा था कि उसने मेरे इस कुएं को जादुई कुआं बना दिया है। इस कुएं के पानी को मैं जिस चीज में डालूंगी वो सोने में बदल जाएगा। मैं पहले इस कुएं की परीक्षा लेती हूँ। मैं देखती हूँ कि परी ने जो कुछ भी कहा है वो सत्य है या नहीं। इतना बोलकर रानी कुएं से एक बाल्टी पानी भर लेती है और सामने रखे एक सामान के ऊपर डाल देती है। ऐसा करते ही वो सामान एक सोने में बदल जाता है। ये सब देखकर
रानी चौंक जाती है और कहती है, अरे ये क्या हुआ? कुएं का पानी डालते ही ये सोने में बदल गया। परी ने जो कहा था सच कहा था। अब मुझे कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी। इतना बोलकर रानी उस सोने को बाजार में बेच देती है और उससे उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। इसी तरह रानी रोज एक सोने को जाकर बेचने लगी और खूब सारे पैसे कमाने लगी। अब रानी को किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। रानी धीरे धीरे अमीर होती गई और वो एक दिन अपने के लिए एक बहुत बड़ा सा घर बना लेती है। उसी गांव में एक रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू बहुत ही लोभी था। उसके मन में हमेशा लालच और छल रहता था। रामू जब रानी को तरक्की करते देखता है तो उसे रहा नहीं जाता है। इस रानी का तो यहाँ कोई है भी नहीं, वो अकेली रहती है। अपना घर चलाने के लिए वो घर घर जाकर सब्जियां बेचने का काम करती है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिरकार इस रानी के पास इतना सारा धन आया कहाँ से जो वो इतने बड़े घर में रहने लगी। मुझे नजर रखनी पड़ेगी, तभी मुझे पता चलेगा कि उस रानी के पास इतना सारा धन कहाँ से आ रहा है। इतना बोलकर रामू रानी के ऊपर नजर रखने लगा और एक दिन रामू देख लेता है कि कैसे रानी कुएं का पानी डालकर सभी चीजों को सोना बना रही है और वो रानी का राज जान जाता है। अच्छा, तो ये बात है इस रानी के अमीर होने के पीछे। मुझे अब ये सच्चाई पता चल गई है। अब मुझसे कोई नहीं बच सकता है। इतना बोलकर रामू एक उपाय ढूंढता है और सीधे रानी के घर चला जाता है और चिल्ला चिल्लाकर रानी का नाम लेने लगता है। रानी कहाँ हो? बाहर आओ, ये घर मेरा है और मैं अब तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगा। रामू की आवाज सुनकर रानी तुरंत बाहर आती है। तुम जिस जमीन में खड़ी हो वो जमीन मेरा है। मैंने तुम्हारे माँ बाबा को दान में दिया था, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं ये जमीन अब नहीं छोड़ूंगा। चलो यहाँ से निकलो। ये जमीन मेरी है तो यहाँ पर जितने भी चीजें वो सारी चीजें मेरी है। रामू की बात सुनकर रानी डर जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है और वापस से उसी जंगल के पास आकर रोने लगती है। अरे वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो रानी इतनी जल्दी बेवकूफ बन जाएगी, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। गांव के सभी लोग जानते हैं कि ये जमीन मेरी नहीं है। इससे पहले गांव वाले रानी को सच्चाई बता दे, मैं यहाँ से ढेर सारे सोना को ले जाऊंगा और ये गांव छोड़ दूंगा। इतना बोलकर रामू जो भी सामान पाता है वो कुएं के पास आकर रख देता है और बहुत सारी सामान इकट्ठा कर लेता है और कुएं का पानी भरकर उन सामान में वो पानी वो डालने लगता है। वो सभी सामान सोना बन जाते हैं। ये देखकर रामू बहुत खुश हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वो मट्टी बन जाता है। ये देखकर रामू हैरान हो जाता है और वो एक बार फिर कुएं से पानी भरकर सामान में पानी डालने लगता है, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं होता है। वो सारे सोने मट्टी होते जाते हैं। इस तरह बार बार रामू प्रयास करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो नाकाम हो जाता है और आखिरकार रामू हार मानकर वहां से चला जाता है और फिर रानी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती